अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म शायरी में एरियल माली आपको खुश आमदीद करती है। और हमारे शो में आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं और उनका नाम है प्रोफेसर रईस अलवी। और माशाल्लाह से उनसे मैंने इस शो शुरू होने से पहले बहुत सारी बातें की हैं, बहुत मुतासिर हुई हूँ मैं। बहुत सारे सवालात करेंगे, बहुत सारे उनके कलाम सुनेंगे। तो चलते हैं रईस अलवी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? दुआ चाहिए आपकी, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा सर, मैं अभी आपसे बातें कर रही थी और बहुत सारी आपने बातें मुझे बताई, अपने बारे में भी बताई। आपने मुझे बताया कि आपकी 8-9 किताबें जो हैं जी जी वो शाया हो चुकी हैं, और 8-9 किताबें शाया होना बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ आपने ये बताया कि 5 किताबें जो हमारे प्रोफेसर रईस अलवी साहब हैं, इनकी जापान में भी जो है वो किताबें शाया हो चुकी हैं। तो हम जापान के हवाले से भी सवाल करेंगे बहुत सारे। और आपके बारे में मैं अब चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ी सी और नाज़रीन को कुछ अपने बारे में बताएं। हाँ, मेरा नाम तो आपने रईस बताया अलवी कि है, रईस आप अलवी है। करिए। अब मैं तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहा, तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाता भी रहा बिल्कुल। और इंतज़ामी उमूर भी मैंने देखे। कई यूनिवर्सिटी में मोहतमिम आला या वाइस चांसलर कह लें आप, फिर कराची यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार, कई जगहों पे रहा। गवर्नमेंट में था तो उसमें भी कई तालीम से वाबस्तगी आपकी पूरी और ये रही तवील है। वाबस्तगी है तालीम से। तो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में, किताबों के बारे में, स्कूलों के बारे में, कॉलेजों के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता होगा। अच्छा है तो मैं हाजिर। एक बिल्कुल। दूसरा ये कि अदब से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। असल में मेरा ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है। लखनऊ का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, मेरी वालदा खुद लखनऊ से ताल्लुक़ है उनका। तो वो लखनऊ से है, तो उसकी वजह से हम शुरू में लखनऊ में थे। तो हम वहाँ पे बहुत सी अच्छा, वहीं से लखनऊ से ही बने है। थी, वहाँ फिर हम शरीक होते थे और वहाँ बहुत अदबी काम भी करते थे। तो उसके बाद जब हमने इंटरमीडिएट पास किया तो फिर हम यहाँ आए, पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान में फिर ज़ाहिर है कि फिर तालीम हासिल की हमने कराची यूनिवर्सिटी से, और फिर हम पढ़ाने लगे, लेक्चरर अपॉइंट हो गए। तो ये एक अरसा, लेकिन हम लिखते पढ़ते रहे, काम करते रहे कुछ थोड़ा सा। और इस अरसे में ऐसा रहा कि जो बहुत अहम लोग जो आप समझते हैं कि अदब में या शायरी में रहे ना, जैसे जोश मली आबादी साहब या फैज़ साहब, या सब लोगों से एक शागिर्दी के तौर पे या बहुत ही छोटे के तौर पे उनसे भी मिलते रहे, तो कोई ना कोई मौका होता रहा कि मिलते रहे। तो एक बहुत ऐसी चीज़ हो गई कि काफ़ी आप कहें कि खुशगवार यादें जो थी वो बन गई अदब के सिलसिले में। खुद शेर कहते थे हम, ज़ाहिर शेर कहने लगे से। और फिर ये हुआ कि हम इंतज़ामिया में चले गए, तो फिर हुकूमत सिंध में इंतज़ामी उमूर देखने लगे महकमे तालीम के। और फिर उसके बाद हम जापान चले गए, टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे। अच्छा, मतलब आपने पाकिस्तान में तो पढ़ाया है और आपने जापान में भी पढ़ाया? जी जी, मैंने वहाँ पढ़ाया और फिर हम वापस आए, फिर यहाँ पे काम करते रहे। फिर हम कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके हमने कुछ फेलोशिप की, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी हमने फेलोशिप की। तो इस तरह से मतलब तालीम के हवाले से बड़ा एक गहरा आपका बहुत गहरा रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता। अच्छा, मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारा शो जो है वो शायरी के हवाले से है, कलाम के हवाले से है, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आज आप, क्योंकि इतनी सारी आपने किताबें लिखी हैं, 8-9 किताबें, और बेशुमार उसमें आपके कलाम होंगे खूबसूरत, तो नाज़रीन को आप जो है अपने अच्छे से कोई 3-4 जो है वो आप अपने कलाम सुनाएं ताकि लुत्फ़ अंदोज़ हो के पहले एक मुख्तसर सी नज़्म में, बहुत मुख्तसर नज़्म जी। अगर तुम बेखबर हो, अगर तुम बेखबर हो इश्क से, आहंगे दिल से, अपने जादू से। अगर तुम बेखबर हो इश्क से, आहंगे दिल से, अपने जादू से, तो फिर क्या फ़ायदा इस धूप का, बारिश का, मौसम के बदलने का। तो मकसद समझ। तो अगर तुम
میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بالکل بالکل. کہ اگر تم بے خبر ہو عشق سے، آہنگ دل سے، اپنے جادو سے، تو پھر کیا فائدہ اس دھوپ کا، بارش کا، موسم کے بدلنے. اور میں آپ کو غزل کے چند شعر سنا دوں بالکل بالکل. کہ متائے آبرو لے کر عطا سے کچھ نہیں ہوتا. متائے آبرو لے کر عطا سے کچھ نہیں ہوتا، اور بہا ہو خون دل تو خوں بہا سے کچھ نہیں ہوتا. واہ. متائے آبرو لے کر عطا سے کچھ نہیں ہوتا، اور بہا ہو خون دل تو خوں بہا سے کچھ نہیں ہوتا. اور مزاج دل بگڑ جائے تو پھر اے مہرباں سنیے. مزاج مزاج دل بگڑ جائے تو پھر اے مہرباں سنیے، جفا سے کچھ نہیں ہوتا، واہ وفا سے کچھ. واہ واہ واہ. مزاج دل بگڑ جائے تو پھر اے مہرباں سنیے، جفا سے کچھ نہیں ہوتا، وفا سے کچھ نہیں ہوتا. اور سرے مقتل تمہارے کارنامے سب نے دیکھے. سرے مقتل تمہارے کارنامے سب نے دیکھے ہیں، اور سرے ممبر بہت آہو بکا سے کچھ نہیں. واہ واہ واہ. سرے مقتل تمہارے کارنامے سب نے دیکھے ہیں، اور سرے ممبر بہت آہو بکا سے کچھ نہیں ہوتا. اور شعر سنیے کہ قدم اٹھ جائیں، زباں کھل جائے، زباں کھل جائے تو سب بندشیں بے سود ہوتی. سب بندشیں بے سود. بے سود ہوتی ہیں. بالکل. زباں کھل جائے تو سب بندشیں بے سود ہوتی ہیں. زباں کھل جائے تو سب بندشیں بے سود ہوتی ہیں. اور قدم اٹھ جائیں تو زنجیر پا سے کچھ نہیں. واہ واہ. قدم اٹھ جائیں تو زنجیر پا سے کچھ نہیں ہوتا. متائے آبرو لے کر عطا سے کچھ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. بہا ہو خون دل تو خوں بہا سے کچھ نہیں. بہت خوب. اور آپ دیکھیں کچھ آپ بتائیے آپ کیا سنانا پسند کریں گے. کہ ہمارے یہاں آج کل غزل کا رجحان زیادہ ہے. غزلوں کی طرف کا لوگوں کا رجحان زیادہ ہے. بالکل درست فرمایا. اور نظمیں جو ہیں وہ کم لکھی جا رہی ہیں، کم لکھی جا رہی ہے، اور کم طاقتور لکھی جا رہی ہے. طاقت بھی انہیں کم ہے. ان کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ جو غزل میں طاقت ہوتے ہونی چاہیے، نظموں میں جو کشش ہونی چاہیے، نظموں میں جو روح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ بھی کم ہے. روح نہیں ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل آسانی سے لوگ کیوں لکھ لیتے ہیں، یہ بھی کمال ہے. ہاں یہ بھی لیکن کمال اس میں دیکھیں آپ، اچھا نظم لکھنی جو ہے وہ مشکل ہے اور شعر کہنا آسان ہے. غزل کہنا آسان ہے اور نظم کہنا مشکل ہے. شعر تو دونوں ہیں، غزل بھی شعر ہے اور نظم بھی شعر ہے. بالکل. تو غزل تو سب لوگ لکھ لیتے ہیں، بالکل لکھ لیتے ہیں، لیکن نظم لکھنا کہنا مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ بتائیے. وجہ یہ ہے، یہ غزل کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ غزل کا کمال ہے. غزل کا کمال ہے کہ غزل پہ اتنی مشکلیں پڑی، اتنے زمانے گزرے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، لیکن غزل جو ہے وہ اب تک کنٹینیو کر رہی ہے، جبکہ اس کا ہر شعر معنوی اعتبار سے الگ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن غزل اب تک ہے. معاشرہ بدل رہا ہے، غزل جاری، غزل ساتھ چل رہی ہے. پھر معاشرہ بدلا، غزل جاری. تو یہ ہر معاشرے میں بر صغیر کے غزل نے اپنا وجود ہمیشہ منوایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بتائیے آپ اس کی وجہ. یہ سوچیں آپ کیوں کہ غزل کا تعلق ہمارے کلچر سے، ہمارے کلچر کی گہرائی سے، ہمارے کلچر کے اتحاد سے ہے، جو میننگ فلنس ہے ہمارے کلچر کی. یعنی کہ شاعری اور نظم کا تعلق آپ کے کلچر سے ہوتا ہے. جی ہاں. اور یہ ہمارے جو میننگ فلنس ہے، جو معنویت ہے ہمارے معاشرے کی، وہ کہاں آتی ہے؟ وہ غزل میں آ جاتی ہے، ایک شعر میں.
अच्छा, एक शेर के अंदर आ एक जाती शेर में है। आ जाती, वो मानवीयत आती है। इसलिए लोग शेर कहते हैं, गजल कहते हैं, और गजल उनको आसान लगती है अच्छा, गजल आसान क्योंकि ये लगती है, हमारे माशरे का हिस्सा है। हिस्सा। ये part और of- जो आपके माशरे के और हिस्सा जो हो तो वो चीजें जी, आसान और हो जाती हैं। नज्म जो है वो इस तरह से हमारे माशरे का हिस्सा नहीं बनी। हर एक नज्म नहीं लिखा है, क्योंकि नज्म में फिक्र का इर्तिका चाहिए। ठीक क्या है, चाहिए? फिक्र का इर्तिका, फिक्र का इर्तिका। इर्तिका चाहिए, यानी फिक्र आगे बढ़ती 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 जाए। ठीक है, अब देखिए, आपने इकबाल की नज़में पढ़ती हैं तो उसके मालूम होता है कि कैसे इकबाल ने मस्जिद कुर्तबा लिखी बिल्कुल। है। आनी ओ फानी तमाम मोजा है हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात। मालूम होता है कि नज्म का एक खास थीम होता है, उस थीम को डेवलप किया जाता है डेवलप करना और पड़ता है डेवलप एक ही करके फिर थीम उसको को। क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं, और फिर मालूम होता है कि हाँ ये नज्म। ये नज्म। तो अब कम लोग, ये नहीं कहता कि नहीं, कम लोग अच्छी नज्म लिख पाते हैं। बहुत लिखना कम लोग, मुश्किल बिल्कुल। मुश्किल काम। तो क्योंकि उसको एक तवील लेके तो चलना उसमें पड़ता है। चलना पड़ता है साथ में। हाँ, उसमें जो है और वो- गजल जो है वो छोटी और होती है। गजल में इख्तिसार है, और गजल का हर शेर जो है वो हमारे माशरे की मानवियत को जाहिर करता है। बिल्कुल। और नज्म के जो है एक नज्म मुकम्मल जो है वो हमारे माशरे की मानवियत को नहीं, हमारे माशरे की तारीखी शऊर को जाहिर करता है। क्या? नज्म। नज्म जो है वो आपके तारीखी शऊर को जाहिर करती है कि आप पे कितना तारीखी शऊर है। अगर वो है तो आप नज्म अच्छी लिखेंगे, अगर वो कम है तो कम अच्छी लिखेंगे, कम अच्छी लिखेंगे। और ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी लिखेंगे। बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ आमतौर पर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे जी, कि जो ज्यादातर लोग गजल लिखते हैं उनमें क्या बात है, वो खूबी किसकी है? गजल की खूबी है। अच्छा, वो गजल की खूबी है। गजल की खूबी है कि गजल ने माशरे के साथ अपने को ऐसा वाबस्ता कर दिया है, ऐसा निट कर दिया है, मिला कहते दिया हैं है, ना, बॉन्ड की तरह मिला जुड़ दिया, गई है। कि वो बिल्कुल पता नहीं। हर आदमी समझता है ये मेरी चीज है, हर आदमी समझता है ये मेरी चीज है, ये शेर है, मैं लिख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर कोई सकता बात हूँ, ये मेरे नहीं। दिल से निकला हाँ, हुआ ये है, मेरे दिल है से, ना, कोई मेरे बात दिल को नहीं, छू गया, कोई मेरे बात दिल नहीं, से ये निकला है, वो इसी तरह की इसी बातें तरह हो रही की। हैं। तो ये फर्क, अब आपको ये बात मैंने इसलिए बताई कि आजकल लोग जरा गुफ्तगू कम करते हैं, अदब पे गुफ्तगू भी कम गुफ्तगू होती कम है, आपने दुरुस्त गुफ्तगू फरमाया भी कि कम है। गुफ्तगू कम है। पहले ये होता था कि अदबी नशस्तें होती थी। जब अदब को लेकर गुफ्तगू होंगी तो जितने भी हमारे नए कमर्स हैं उनको समझ में आएगी या। कि शायरी क्या है कैसे? और नज़म क्या है, नज़म किस तरह से, जैसे अभी आपने फरमाया नज्म कहा कि करें आप, नज्म कहा करें, नज्म नहीं कहा करें। तो ये जो है नज्म जो है ना आपको कम मिलती है। मैं ये कह रहा था इसलिए आपसे कि पहले क्या होता था कि नशस्तें होती थी, अदबी नशस्तें, अदबी, जिनको तनकीदी नशस्त कहा जाता था। अब अदबी नशस्त होती है, पहले क्या होती थी? तनकीदी नशस्त। तनकीदी नशर। तनकीदी नशस्त नहीं होता था कि मैं अगर गजल सुनाऊंगा तो मेरी गजल का ऑपरेशन जो है ना वो आप सब मिलके करेंगे, एक एक उसका जो फाइबर है ना अलग अलग कर देंगे, एक एक धागा कि साहब इसमें ये खामी है, ये गलत है, ये ऐसे वजन में नहीं है, ये ऐसे है, ये लफ्ज माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब पहले वो पूरा- तनकीदी हाँ, अच्छा, नशरें हम बैठ होती के थी। सुनते थे, अच्छा, सुनते यानी थे। इतना हौसला होना चाहिए ना कि आप अपनी गलती को सुन सके और तस्लीम कर शायर सके। में इतना हौसला, हाँ, हाँ, सब बिल्कुल। होना चाहिए। इसी तरह कहानी सुनाते थे तो कहानी में भी लोग इस तरह तनकीद करते थे, तो वो तनकीदी नशस्तें कहलाती थी। अच्छा, अब तनकीदी नशस्तों का रुझान, मैलान और वाक़ई होना बहुत कम हो गया है। अब बहुत कम। अदबी नशस्तें होती हैं कि मैंने गज़ल सुना दी, आपने सुना दी, उन्होंने नज़्म सुना दी, ऐसे ही हो गया सब लोगों ने। अब तनकीदी नशस्त अगर शुरू हो और होने लगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि तनकीदी नशस्त की जाए, नाज़रीन से मुनक़िद दरख्वास्त की किए जाए, जाते हैं ताकि जो नए लोग हैं पॉलिश उन्हें हो सके मालूम वो। हो कि हम कितना आगे जा सकते हैं, बिल्कुल। वरना वो समझते हैं कि हम बस फाइनल पे पहुंच गए हैं, हाँ, बहुत अच्छा हम कह हमने रहे हैं। बहुत अच्छा कहते हैं। तो अब इसलिए जब हम बताएंगे कि क्या खामियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं, अब जोश साहब के सामने आप शेर पढ़ते और गलत तलफ़ुज़ कहते या गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो जोश साहब फ़ौरन टोक देते थे, बड़े से बड़ा आदमी उसको कहते थे। तो खैर वो एक उनका मुकाम था, लेकिन तनकीदी नशस्तें जो थी उनमें ये होता था कि ऐसा होता था। लखनऊ में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, बहुत बड़ा नाम है, उनके घर पे तनकीदी नशस्त होती थी हर हफ्ते, और उसमें लोग कहानी पढ़ते थे और नज़में पढ़ते थे और शेर पढ़ते थे। और इस तरह से और ये होता तो होगा उनकी कि तस्लीह होती थी, आपने दुरुस्त हो जाता जब थी। शायरी की है
تو آپ کو جب تنقید کیا جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں وزن نہیں ہے, میں نے یہاں غلطی کی, میں نے یہ کوتاہی کی. اور جب آپ اپنی نیکسٹ کوئی بھی آپ کلام کہیں گے تو یقیناً پہلے کی نسبتاً اس میں بہتری ہوگی. بالکل آپ اور نے بہت دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ ہم محتاط ہوں گے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, ایسا ہوگا اب ہمیں کہ سب ہم لوگ نے غلطی نہیں کی اور ہم نے اچھا لکھنا ہے, چھوڑیں گے نہیں. بالکل بہت اچھی بات کی. تو اب یہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اگر ہم ابھی بھی تنقیدی نشستیں شروع کریں اور نظمیں, غزلیں, کہانیاں جو بھی ہیں سنی جائیں تو پھر وہ بہت اچھا ماحول ہو جائے گا اور لوگوں میں حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور تعلقات بھی گہرے ہوں گے. ابھی تو صرف تعریف کے پہلو کے تعلقات ہوتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کر دوں تو آپ کے تعلقات ہیں اس کے لیکن اگر میں آپ پہ تنقید کر دوں تو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. آپ نہیں بھائی تو وہ بیکار بات. اچھا بالکل آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور جو تنقید نشدے کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے یہیں سے جو ہے ہم اپنا پروگرام جو ہے دوبارہ سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے ہم جلدی سے واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ پروفیسر جو ہے رئیس علوی صاحب جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بہت ساری جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بھی بتا رہے ہیں کہ تنقید والی جو ہے نشستیں ہونی چاہیے جس سے آنے والے جو ہمارے شاعر ہیں وہ جب اپنی نیکسٹ کلام اپنا لکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بہتری. اور بہت اچھا لگا مجھے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں چاہ رہی تھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ شاعری پہ ہی اور ادب پہ ہی بیس ہے, تو کوئی آپ اپنا درخواست کروں گی آپ سے کہ کوئی خوبصورت سے آپ ہمیں اپنے کلام سناتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم ہے فلسطین پہ. اچھا فلسطین پہ جو لکھا آج بھی اتنے عرصہ ہو گیا لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ سیم ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو میں ایک نظم چھوٹی سی, سب بے جگر ہمارے ہیں, سب بے جگر ہمارے ہیں, یہ نظم عنوان ہے. تو میرے عزیز ہیں بے ارض و آسمان لیکن کہو عدو سے کہ سب بے جگر ہمارے ہیں. میرے عزیز ہیں بے ارض و آسمان لیکن کہو عدو سے کہ سب بے جگر ہمارے ہیں. کہو غنیم سے دشمن سے فوج عادہ سے, کہو غنیم سے دشمن سے فوج عادہ سے, نہیں ہے آج تو کل بہروبر ہمارے ہیں. نہیں ہے آج تو کل بہروبر ہمارے ہیں. اور تمہارے ٹائروں پیلانوں اسپِ فولادی. اب آپ ٹائر میں وضاحت کر دوں ذرا سی. ٹائر یعنی طیارے ہیں, تمہارے پرندے جو ہیں پرندے جی. پیلان یعنی ہاتھی, ہاتھی کا مطلب کیا ہوا آپ کے ٹینکس, ٹھیک ہے. اور اسپ یعنی گھوڑے جو ہیں یعنی آپ کی جو بختربند گاڑیاں ہیں. تمہارے ٹائروں پیلانوں اسپِ فولادی. سار کو سارے یہ آتش ہنر ہمارے, بالکل سار کو سارے یہ آتش ہنر ہمارے ہیں. اور تمہیں غرور ہے اس آج پہ تو مت بھولو, تمہیں غرور ہے اس آج پہ تو مت بھولو کہ آنے والے زمانے مگر ہمارے. واہ واہ واہ. یہ فلسطین پہ چلتی. تو میں آپ کو ایک بہت ہی غزل سنا دیتا ہوں, ہلکی پھلکی غزل جسے کہتے ہیں. قرار دل فسانہ ہو گیا ہے, قرار دل فسانہ ہو گیا ہے, تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا. واہ. قرار دل فسانہ ہو گیا ہے, تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا ہے. اور پرانے دوستوں کے گھر سنا ہے, شعر سنیے, غزل کا شعر جسے کہتے ہیں نا ہم, جو آپ سے بتا رہی تھی غزل کیا ہوتی. غزل کیا ہوتی. پرانے دوستوں کے گھر سنا ہے, تمہارا آنا جانا ہو گیا ہے. پرانے دوستوں کے گھر سنا ہے, تمہارا آنا جانا ہو گیا ہے. اور تمہارے ظلم کے لالو گوہر سب ہمارا دل خزانہ ہو گیا ہے. واہ. تمہارے ظلم کے لالو گوہر سب ہمارا دل خزانہ ہو گیا ہے. اور دعائیں دیں میرے سینے کو ان کا, دعائیں دیں میرے سینے کو ان کا بہت اچھا نشانہ ہو گیا. واہ واہ واہ. بہت قرار دل فسانہ ہو گیا ہے, تمہیں دیکھے زمانہ ہو گیا. تو جناب یہ آپ کو میں
बहुत खूब सुनाया आपने। और अब क्या सुनाएंगे आप? अब मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ सुनाइए। कि तेरी चश्मे खुद नुमा को जो मजाक ख्वाब मिलता, तेरी चश्मे खुद नुमा को जो मजाक ख्वाब मिलता, तो यकीन हबाब होता न गुमा शराब मिलता। तेरी चश्मे खुद नुमा को जो मजाक ख्वाब मिलता, तो यकीन हबाब होता न गुमा शराब मिलता। ये हुजूम बज़्म हस्ती न किसी को देख पाए, वाह। ये हुजूम बज़्म हस्ती न किसी को देख पाए, इसी आरज़ू में गुजरी कोई बेनकाब मिलता। ये हुजूम बज़्म हस्ती न किसी को देख पाए, इसी आरज़ू में गुजरी कोई बेनकाब मिलता। और वही दश्ते हिज्र हैरान, वही दश्ते हिज्र हैरान, न सफर का कोई सामान। वही दश्ते हिज्र हैरान, न सफर का कोई सामान, कभी रखते हुए जाना वाह। दिल बारियाब मिलता। वाह वाह वाह। वही दश्ते हिज्र हैरान, वही दश्ते हिज्र हैरान, न सफर का कोई सामान, कभी रखते हुए जाना दिल बारियाब मिलता। वाह। और वही चांदनी का पैकर, वही मौज में समंदर, वही चांदनी का पैकर, वही मौज में समंदर, कहीं बेहिजाब होता कभी बेहिसाब मिलता। वाह। वही चांदनी का पैकर, वही मौज में समंदर, कहीं बेहिजाब होता कभी बेहिसाब मिलता। वही कैस पापियादा, बहुत सिंबॉलिक है ये, जरा सा थोड़ा सा गौर करने वाली बिल्कुल सिंबॉलिक है इसलिए इरशाद। वही कैस पापियादा, वही गर्म रेत सहरा, वही कैस का गर्म, वही कैस पापियादा, वही गर्म रेत सहरा, कोई रोशनी से छुपकर पसे आफताब मिलता। वाह। वही कैस पापियादा, वही गर्म रेत सहरा, कोई रोशनी से छुपकर पसे आफताब मिलता। वही रास्तों के किस्से, वही मंजिलों के धोखे, वही रास्तों के किस्से, वही मंजिलों के धोखे, कोई मेरे शहर आता शबे महताब मिलता। वाह। वही रास्तों के किस्से, वही मंजिलों के धोखे, कोई मेरे शहर आता शबे महताब मिलता। और बड़ी ठोकरें खिलाई सरे राहे शौक उसने, बड़ी बड़ी ठोकरें ठोकरें खिलाई सरे राहे शौक उसने, कभी आशे जौ पिलाता सरे जुए आब मिलता। बड़ी ठोकरें खिलाई सरे राहे शौक उसने, कभी आशे जौ पिलाता सरे जुए आब मिलता। और दरे मैं कदा से साकी की नजर को देखता हूँ, दरे मैं कदा से दरवाजे बैठा हूँ, ठीक है, दरवाजे से देख रहा हूँ। दरे मैं कदा से साकी की नजर को देखता हूँ, दरे मैं कदा से साकी की नजर को देखता की हूँ। नजर को देखता हूँ, जो कोई सबील होती कदहे शराब मिलता। वाह वाह वाह। दरे मैं कदा से साकी की नजर को देखता हूँ, जो कोई सबील होती कदहे शराब मिलता। मेरे सारबान दिल को मुश्किल से जरा सा, मेरे सारबान दिल को सरे कोहे तूर सीना, मेरे सारबान दिल को। अब देखिए गजल का जो सिंबलिज्म है ना, वो आपको इसमें नजर आता। तो ये इसे कहता हूँ कि वो चूंकि थोड़ी बात में, थोड़े लफ्ज में बड़ी बात कैसे कहते हैं, बहुत ये कुछ कह देना। ये गजल में कहते हैं। अच्छा ठीक है। मेरे सारबान दिल को सरे कोहे तूरे सीना, कभी महमिले फलक से वही ला जवाब मिलता। तो वही कैस पापियादा, वही गर्म रेत सहरा, कोई रोशनी से छुपकर पसे आफताब मिलता। बहुत खूब, तो ये गजल आपको बहुत बहुत खूब, बहुत खूब आपने। तो अब आप बताएं कुछ आपसे कि फर्क जो है वो कम है, यकसानियत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? यकसानियत, अच्छा यकसानियत ज्यादा है। यकसानियत ज्यादा है। जिस तरह हम गजल लिखते हैं
اس طرح ان کے ہاں بھی غزل تو نہیں ہے لیکن ان کے ہاں وقع ہے. وقع. وقع ٹھیک ہے. وقع جو ہے ایک نظم ہے. یہ ٹھیک ہے. خاص اس کی ساخت ہے لیکن وقع میں گفتگو ہر قسم کی ہو سکتی ہے. اچھا وقع میں ہر قسم کی گفتگو ہاں کی یعنی جا سیاسی سکتی بھی ہو ہے. سکتی ہے, مذہبی بھی ہو سکتی ہے, رومانسی بھی ہو سکتی ہے, اور یعنی جو بھی معاشرتی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وقع کی خوبی ہے. اور ہمارے یہاں یہ غزل ہے. ہمارے یہاں یہ غزل ہے, یہی غزل ہے. اچھا ہمارے یہاں غزل کہی جاتی ہے اور ان کے یہاں وقع کہلائی وقع ہے. جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی تو زبان یہ ایک بہت مماثلت ہے, آزاد. ٹھیک ہے. ان کا ایک اور نظم ہے جس کو ہائیکو کہتے ہیں. بالکل آپ بتا رہے تھے کہ ہائیکو کیا ہے. ہائیکو ایک ایسی نظم ہے جو دنیا کی مختصر ترین نظم ہے. مختصر ترین. مختصر ترین. اس کے 17 سیلیبل ہوتے ہیں, صرف 17 یعنی 5 7 5. اور وہ چونکہ جاپانی زبان کا آ ای او اے او ایسے ہوتا ہے, تو 5 کا مطلب یہ ہوا آ ای اے او 5 ہو, 5 کر پھر 7 ایسی آوازیں, پھر 5. اب 17 میں یہ پوری یعنی کہ ختم. 5 7 اور پھر 5. 17 میں آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ نے بس ان 5 7 اور 5 لفظوں میں کہہ کے ختم کر دینا ہے. لیکن اب اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ یہ اس میں ڈیپتھ بہت ہوتی ہے, گہرائی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی سمبلزم, علامت ہے. جیسے اگر آپ جو ہیں وہ اس کو کوئی چھوٹی چیز سمجھ لیں, کمتر سمجھ لیں, تو یہ غلط بات ہوگی. اچھا یہ مناسب نہیں ہوگا. مناسب نہیں ہوگا. کہ آپ سمجھیں کہ موسم, اچھا اس میں موسم کا ذکر ضرور ہوتا ہے, موسم کا ایک حوالہ ہوتا ہے. ہائیکو میں موسم کا حوالہ, موسم کا حوالہ. ہاں ضروری نہیں کہ لفظ موسم استعمال ہو, لیکن موسم کے حوالے سے الفاظ مقرر ہیں وہ آ جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کو موسم کا لفظ استعمال کریں, اور یہ 17 سیلیبل 17 میں آوازوں میں جیسے مثال کے طور پر میں اردو کی ایک آپ ہائیکو سناتا ہوں جو 17 میں کہ تتلی جا بیٹھی. آپ کیسے کریں گے؟ تتلی جا بیٹھی, یہ 5 ہو گئے. ہاں تتلی جا بیٹھی. ایسے ایسے کریں, تتلی جا بیٹھی 5 ہو گئے. اب دوسرا مثال ہے دریا پار سفر درپیش. دریا پار سفر درپیش 7 ہو گئے. کتنے ہوئے؟ 7. 5 7. اب 5 ہے. تو تتلی جا بیٹھی 5 ہو گئے. دریا پار سفر درپیش پتے کی کشتی. پتے کی کشتی 5. ٹھیک ہے. تتلی جا بیٹھی. تتلی جا بیٹھی دریا پار سفر درپیش. لانگ وے ٹو گو, دور جانا ہے. دریا پار سفر درپیش پتے کی کشتی. پتے کی کشتی یہ ہماری زندگی ہے. اچھا یہ ایکچولی ہائیکو. بٹ اس ریپرزینٹس کیا, یہ ہماری پوری زندگی کو نمائندہ ہے. مطلب ہم نے اپنے آپ یوں سمجھ لیں ناظرین کے 17 جو ارکان پہ آپ نے اپنی زندگی بیان کر دی. ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے واقعی. آپ نے صحیح کہا کہ 17 لفظوں میں جو ہے تتلی جا بیٹھی دریا پار سفر درپیش. پوری عمر ہے آپ پوری عمر گزار دی, اور پھر پتے کی کشتی کچھ نہیں, سب بے سواد, پہنچے نہ پہنچے, کہاں تک جائیں کہاں تک جائیں. بالکل اپنی بات ختم کر دی 17 میں. یہ زندگی کی بے اعتباری, زندگی کی بے اختیاری, زندگی کی بے ثباتی, یہ سب کی بات. بالکل. تتلی جا بیٹھی دریا پار سفر درپیش. دوسری نظر کہ شاخ سے پھول گرا. شاخ سے پھول گرا. شاخ سے پھول گرا پیڑ کے نیچے چپکے سے. دیکھیے شاخ, اب آپ اس کو کچھ 5 میں کر لیں آپ. شاخ سے پھول گرا 5 ہو گئے. 5. پیڑ کے نیچے چپکے سے 7. شاخ کے نیچے پیڑ گرا. ہاں پیڑ کے نیچے سے چپکے سے. خاک کا ڈھیر ہنسا. خاک کا ڈھیر ہنسا. خاک کا ڈھیر ہنسا. یہ کیا ہے؟
जिंदगी की बेसवाती, आना जाना, हुस्न क्या है, गया गया, आता है और शाख जाता से है। फूल गिरा तो खाक का ढेर हंसा, खाक का ढेर हो आना गया। है तुम्हें, यहीं पे सबको आना है, यू हैव टू कम। Yes, तो ये हाइकू, this is इसका एक haiku. थीम है जिंदगी का। तो क्या जो हाइको वाली जो शायरी है, जापानी शायरी, इस तरह की जो ये 5, 7 और 5 वाले वर्ड्स वाली शायरी क्या हमारे मुल्क में भी होती है? जी हाँ, उर्दू में भी लिखते हैं लोग। अच्छा, मतलब ये उर्दू में बहुत मजमूए, कई मजमूए शाये हुए हैं, बहुत से अच्छा, मजमूए हैं, 5 इस तरह के बहुत से हाइकू। उर्दू में हाइकू के तो मजमूए हमारे शाये यहाँ जो शीर ये जो मैंने आपको 2 वर्ड, हाइकू इसको क्या सुनाए, कहते हैं? मतलब हैं? वहाँ तो हाइको कहते हैं, यहाँ पे फिर क्या कहते हैं? यहाँ भी हाइकू कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पूरी यहाँ पे दुनिया में, ये नहीं उर्दू में नहीं, ये पूरी दुनिया में फ्रेंच में लिखी जाती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है, अब पूरी सारी दुनिया में इसको के हाइको literature ही में कहा जाता इसे, है। हाँ जी हाँ, सारे हाइकू। अच्छा ठीक है, मुख्तसर लफ्जों में मुख्तसर। जिंदगी बयान कर देना। आप बिल्कुल यानी जैसे कैफियत बयान पुराने कर देना। जमाने में आपने सुना होगा कि एक फन था मुख्तसर लिखने का, मुख्तसर चावल लिखने पे का। चावल पे कुलवल्ला लिखते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने चावल पे कुलवल्ला लिख दिया, यानी इतना बारीक लिखना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हाइकू, छोटे से उस पे मतलब आप जिंदगी को छोटी से समेट पे आपने हाइको कहते हैं जिंदगी। सर, बिल्कुल। ये अच्छा, मैं चाह रही थी कुछ आपकी इतनी सारी किताबें आपकी शाया हुई, उनमें से कोई आपकी सबसे फेवरेट कलाम जो है वो कौन सा है? और मैं पहले आपको 2-3 जापानी ज़बान के तर्जुमे सुना देता हूँ, सुनाइए, ताकि सुनाइए, आपको बिल्कुल। इसी सिलसिले से वाबस्ता है। बिल्कुल। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा शायर 12वीं सदी का है, सैगियो उसका नाम है, सैगियो। 12वीं सदी का? जी हाँ। अच्छा, अब 12th उससे देखिए century क्या, का। उससे क्या लिखा है कि मैंने तर्जुमा किया उसका। अच्छा, आपने उर्दू में हाँ, जी तर्जुमा, हाँ। नाज़िर उर्दू में तर्जुमा करके आपको सुना जी रहे हाँ, हैं। कि सहर की सातें आईं, सहर की सातें आईं, हवा का शोर ठहरा, सहर की सातें आईं, हवा का शोर ठहरा, और सबा चलती है बे आवाज़ पा, वाह, और सबा चलती है बे आवाज़ पा, पत्तों के गिरने की सदा कम कम, पत्तों की सदा गिरने की पत्तों कम के कम। गिरने की सदा कम कम, मुलाकाते शबे हंगामा कुन के बाद, मुलाकाते शबे हंगामा कुन के बाद, हम दोनों के दिल जैसे। वाह वाह, सहर की सातें आईं, हवा का शोर ठहरा, और सबा चलती है बे आवाज़ पा, पत्तों के गिरने की सदा कम कम, मुलाकाते शबे हंगामा कुन के बाद, हम दोनों के दिल जैसे। वाह, और दूसरा देखिए कि आईने शफ़ाफ पर, आईने आईने शफ़ाफ पर जर्रे को तो देखें मगर, साफ कर देते हैं ना आईने। बिल्कुल साफ कर देते हैं। जी जी। आईने शफ़ाफ पर जर्रे को तो देखें मगर, दिल में जो पैदा हो कभी छोटी सी भी कोई हवस, दिल में जो पैदा हो कभी छोटी सी भी हवस, कोई हवस, उससे न रहिए बेखबर। उससे ना रही है बेखबर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आईने शफ़ाफ पर जर्रे को तो देखें मगर, दिल में जो पैदा हो कभी छोटी सी भी कोई हवस, उससे न रहिए बेखबर। बहुत खूब, बहुत। ये है कि आप ठीक है ना, दिल के साफ होना चाहिए, दिल ये का जरूरी। साफ होना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिल का कहते हैं ना, ये साफ है। होना जरूरी ये है। वहाँ का 12वीं सदी का शायर है, 12वीं सैगियो सदी उसका। का या। शायर है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे आपसे अभी हम कलाम सुनते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से जल्दी हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर रईस अलवी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अदब के हवाले से भी हमें बता रहे हैं, और जापानी अदब के हवाले से भी जो है इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। हाई को एक के बारे में आपने हमें बताया कि वो 5, 7 और 5 लफ्ज़ों पे जो है वो आपने तमाम चीज़ें जो है वो बयान करनी होती हैं। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी। अभी आप ब्रेक से पहले एक जापानी शायर की भी आपने हमें कलाम सुनाया, और उसका आपने तर्जुमा उर्दू में किया। क्योंकि आप जापान में रहे हैं, तो जापानी पाकिस्तानी कल्चर में तो हम रहते हैं, और यकीनन नाज़रीन को पता है कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, जापानी कल्चर क्या है। देखिए, जापानी कल्चर जो है उसकी बुनियाद जमालियात पे है। जमालियात पे, ठीक है। और ये जमालियात जो है वो ये ज़ेन बुद्धिज़्म की एक किस्म है। एक जैसे हमारे
होता है, एक फिरका समझ लीजिए, हाँ ठीक है, तो उस ज़ेन बुद्धिज्म, बुद्ध परस्त जिसे कहते हैं ना। नहीं, बुद्ध परस्त अलग है अच्छा, और बुद्ध परस्त बुद्ध अलग मत है। अलग है। बुद्ध, बुद्ध परस्त अलग है और बुद्ध मत अलग है। जी हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए बुद्ध परस्ती जो है वो एक अलग किस्म है, और बुद्ध मत जो है ये एक मजहब है, जैसे महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था। महात्मा बुद्ध ने शुरू किया। महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था, हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में उसे हिंदुस्तान में तो वो खत्म कर दिया बुद्ध गया। परस्त है ना। हिंदुस्तान में तो खत्म हो गया वो, खत्म हो लेकिन गया। वो बाहर चला गया, चीन और जापान, बर्मा, कोरिया, यहाँ पे बुद्ध मत बहुत फैल गया। अच्छा, ये बुद्ध मत है। बुद्ध मत, अच्छा ठीक है। ये बुद्ध मत, जिसे बुद्ध बुद्धिज्म मत की कहते एक हैं। शाख है ज़ेन। ज़ेन बुद्ध। ज़ेन का मतलब क्या है कि वो मराकबे पे, ध्यान पे जोर देते हैं, मराकबे और ध्यान ध्यान पे जोर देते हैं। तो ये बुद्धिज्म ने एक अपने माशरे के लिए, जब उनका ये समझ लिया आपकी 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, ऐसे, हाँ सही ठीक है, है, ओके। ये से, तो उन्होंने एक अपने माशरे के लिए कुछ रूल्स बनाने शुरू, ठीक है। लेकिन रूल्स जो थे सारे वो जमालियात पे बने से। जमालियात का मसला क्या था कि वो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, खूबसूरत नहीं लगती है, सादा नहीं लगती है, तो बेकार। क्योंकि ये जो आपकी सादगी है, ये जो सादगी का हुस्न है, यही आपको खुदा तक ले जाता है। सादगी आपको इसलिए बिल्कुल अल्लाह ताला वो तक ले कल्चर के लिए उन्होंने एक प्रिस्क्राइब किया एक नुस्खा बनाया, और वो नुस्खा क्या था? वो था जमालियात पे बेस करता था। यानी कि चाय कैसे पिएंगे? सादगी चाय पे नहीं ला बेस के आपने किया। घर से चाय रख दी था उसे, ऐसे नहीं। चाय पीने का एक तरीका है। अच्छा, हाँ, देखिए, घर से ला के चाय रख दी, मेज पे किश्ती रख दी, उठा उठा के, नहीं, आपको आपको एक तरीके से बैठना है। उस तरीके से आप बैठेंगे तो फिर उसी तरीके से ला के आपको चाय पेश की जाएगी। और चाय अच्छा, किस मतलब तरह पिएंगे आप? बैठने भी- किस तरह? बैठने पहला भी- घूंट कैसे लेंगे आप? अच्छा, पहला घूंट कैसे लेंगे, फिर दूसरा घूंट कैसे लेंगे, फिर अच्छा, एक आखिरी घूंट छोटी कैसे छोटी लेंगे? चीजें हैं ये इसके अंदर। सब चीजें जो है ना बताइए। इस तरह ये एक आप गुलदस्ते में एक फूल लगा देते, लगा ठीक दिया है, लेकिन आपको उस फूल के जरिए वापस कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ज़ेन ने ये बताया कि ये जो बांस की शाख इसमें रखी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंट है। मतलब जमालियत अलग हो गई और ज़ेन अलग हो गई। जमालियात ही तो बता रहे हैं आपको। अच्छा, जमालियात कि ही है। ये खुश्क जो एक टहनी रखी है फूलों के दरमियान, ये इस बात की अलामत है कि जिंदगी जो है वो खुश्क भी हो तब भी अच्छी लगती है, तब भी खूबसूरत लगती है। हर तो चीज के ये मायने। एक मानवियत पैदा की हर चीज में। ठीक है। और पेंटिंग, अब घर में आप बहुत सी चीजें लगा लें, नहीं, वो कहते कि नहीं, कुछ चीज लगाएं जो सबसे ज्यादा अच्छी हो, जो सबसे ज्यादा अच्छी हो। जिसके तो उन्होंने चाय के तरीके, बेसिकली यानी कि उनका कहने का मकसद है कि घर में जो भी चीज आप लगाएं उस चीज के कुछ ना कुछ मायने हो, और माने जो हो। आपको बुद्धिज्म के हवाले से, रास्ते से खुदा तक ले जाता है। खुदा तक। देखिए, ये आपका पहचानने का, देखिए, कंकड़ जमीन पे ऐसे फेंक दें आप, ऐसे एक तरीका तो ये, एक तरीका ये हुआ कि सलीके से आप रख दे, बिल्कुल। फिर आप उसको बना दें कि कैसे करते हैं। अब वो पत्थर की बाग भी बनाते हैं कि उन्होंने कुछ पत्थर यहाँ रखे, कुछ यहाँ रखे, लेकिन वो बाग है, जापानीज गार्डन कहलाता है। और वो खूबसूरत लगता है। और उसमें फिर वही है कि यहाँ से जो रेज उठती है, यहाँ से जो लहर आती है, वो आपको ऊपर तक ले जाती है, खुदा तक ले जाती है। तो कल्चर का मफहूम ये है ना कि आपने उसमें डेप्थ पैदा की। तो आप यानी आराइश गुल हो जी, चाय नोशी हो, चाय नोशी हो, ठीक है, फिर आपके समुराई में ज़ेन शमशीर ज़नी हो। शमशीर ज़नी में कैसे करेंगे आप? शमशीर ज़नी में भी उन्होंने पैदा किया कि इसको ऐसे करते हैं, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, इससे कुव्वत मिलती है आपको। कुव्वत मिलती है। तो जो फनून ईजाद किए उन्होंने, वो सब इस लिहाज से बनाए ज़ेन बुद्धिज्म ने कि वो सब आपको जमालियात भी आपकी ताज़ा रखें और ज़ेन और आपको ज़ेन की तरफ भी ले जाए, और खुदा की तरफ यानी ले सोचने जाए। की तरफ ले जाए,
ध्यान की तरफ ले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रईस अलवी साहब, बहुत सारी आपने आज हमें अच्छी बातें बताई। और नाजरीन, यकीनन आपको भी हमारा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोग्राम हमारा जो है इख्तिताम पे पहुंच चुका है। अपनी मेज़बान इरम अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अपने नए अगले शो में फिर आपके सामने नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे।